ये कहानी है जेन और एना नाम के कपल की। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी सालों से रह रहे हैं और आज तो जेन ने एना के लिए कुछ प्लान किया है। दरअसल वो उसे सरप्राइज देना चाहता है, एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहता है जो बहुत ही खूबसूरत है। जेन हमेशा वहाँ बचपन में जाया करता, उसे वहाँ बहुत मजा आती थी। बचपन में जेन ने तो अपने दोस्तों के साथ वहाँ बहुत मजे किए हैं और उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि एक दिन वो वहाँ पर एना को जरूर लेकर जाएगा और आज वो दिन आ गया था। दरअसल जेन अपनी फेवरेट जगह पर जाकर एना को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। वो इतनी ब्यूटीफुल मोमेंट को ऐसे किसी जगह पर वेस्ट नहीं करना चाहता और ये तो उसने बहुत पहले से सोच रखा था। अब जेन उस जगह पर जाने के लिए एना के साथ निकल पड़ता है। सबसे पहले तो वो रेंजर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि आज तो नेशनल पार्क बंद है। लेकिन जेन तो बहुत जिद्दी है, वो किसी भी हाल में यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। उसे वहाँ अंदर जाने के लिए एक और रास्ता पता है। तभी वो रेंजर से कहता है, क्यों ना भाई, तुम जानते हो ना दूसरा रास्ता। हम मेन गेट से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे गेट से तो जा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें वो रास्ता पता है तो बिल्कुल तुम वहाँ के लिए जा सकते हो। लेकिन बात यह है कि उस रास्ते पर तुम्हें ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो जंगल का रास्ता है और आसपास वहाँ पर जंगली जानवर भी भटकते रहते हैं। रेंजर की बातें सुनकर जेन कहता है, अरे नहीं, आप तो जानते हैं मैं तो बचपन से यहाँ आता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरता। पहले भी मैं कई बार अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते से गया हूँ। हाँ ठीक है, तो तुम जा सकते हो। जेन जाने के लिए मुड़ता है। अच्छा सुनो, ये मैप लेते जाओ। रेंजर ये कहते हुए जेन को रोकता है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, रास्ते तो मुझे पूरी तरह से रटे हुए हैं। और ये कहते हुए जेन एना को लेकर आगे बढ़ जाता है। जल्द ही वहाँ से निकलकर दोनों लेक के पास आ जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही ये साइड में अपनी कार को पार्क करते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता इन्हें नाव से तय करना होगा। एना ने अपनी लाइफ में इतनी सुंदर जगह को पहली बार देखा था, इसलिए वो अपनी फोन से फोटो लेने में ही लगी हुई थी। जेन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो गुस्सा करते हुए एना के हाथों से फोन ले लेता है। अब दोनों कश्ती में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उतरते समय जेन के पैर में अचानक से चोट लग जाती है। ये देख एना परेशान हो जाती है। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये तो बहुत छोटी सी चोट है। अब इतनी दूर कैंपिंग के लिए आए हैं, छोटी मोटी चोटें तो बर्दाश्त करनी होंगी। ये कहते हुए जेन अपनी चोट को इग्नोर कर देता है और एना के साथ आगे बढ़ जाता है। वैसे तो एना कैंपिंग के लिए पहली बार आई है, इसलिए वो काफी डरी हुई है। इसलिए उसने निकलने से पहले अपने बैग में जरूरत का बहुत सारा सामान रख लिया था। यहाँ तक कि खाने पीने के सामान के साथ साथ उसने एनिमल्स को मारने वाला स्प्रे भी अपने साथ ले लिया था, ताकि कोई भी मुसीबत आने पर जरूरत के वक्त वो काम आ सके। जैसे जैसे ये दोनों रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे, पहले तो उन्हें रास्ते में कोई नहीं दिखा, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें रास्ते में एक दो लोग जाते हुए दिखाई देते हैं। अपने अलावा किसी और इंसान को देखकर एना की जान में जान आ गई। चलो, और भी लोग हैं जो उनकी तरह यहाँ कैंपिंग करने आए हैं। ये सोचकर अब एना का मन थोड़ा शांत हो चुका था। चलते चलते रास्ते में ही काफी समय गुजर चुका था। अब जरूरत थी थोड़ा सा आराम करने की, इसलिए सबसे पहले ये लोग सेफ जगह को ढूंढते हैं और फिर टेंट लगाने का फैसला करते हैं। इधर जेन एना को वहीं टेंट में छोड़कर कुछ दूर लकड़ियां लाने चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसने क्या देखा कि एना किसी अनजान व्यक्ति से बातें कर रही है। ये देख जेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जेन ने देखा उसके पास एक थैली है और इसमें बहुत सी मछलियाँ हैं। जेन को देखते ही वो उससे हेलो करता है और अपना नाम ब्रैड बताता है। मेरा नाम ब्रैड है, मैं कैंपिंग कर रहे लोगों की मदद करता हूँ। इतना कहते ही ब्रैड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एना उसे रोक लेती है। क्यों ना आज शाम तुम हमारे साथ ही टेंट में रुक जाओ और आज का डिनर हमारे साथ करो। एना की बात सुनते ही ब्रैड रुकने का मन बना लेता है, लेकिन ये बात जेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वापस टेंट में आ जाता है। एना समझ गई कि जेन उससे गुस्सा हो गया है, इसलिए वो उसे मनाने के लिए टेंट में आ जाती है। क्या हुआ, तुम बिना कुछ कहे अंदर क्यों आ गए? जेन गुस्से में कहता है, देखो, तुम्हें किसी भी अनजान व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि आजकल लोग कितने खतरनाक हो गए हैं? और मैंने ये कैंपिंग सिर्फ हम दोनों के लिए प्लान की है। उसकी ये बातें सुनकर एना कहती है, लेकिन मैं तो बस लोगों से मिलकर थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, उनके माइंडसेट के बारे में जानना चाहती हूँ। लेकिन शायद मैं गलत हूँ, मुझे ऐसे किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा तो सुनो, मैं उसे जाने के लिए कह देती हूँ। और इधर बाहर खड़ा ब्रैड उनकी बातें सुन रहा था। वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगता है। तभी जेन उसे रोकते हुए कहता है, अब तुम आ गए हो तो रुक ही जाओ, आज का डिनर हमारे साथ। दरअसल वो ये सब कुछ एना के लिए करना चाहता है, वो किसी भी हाल में उसे दुखी नहीं करना चाहता। ब्रैड रुक जाता है और अब तीनों मिलकर डिनर बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, ब्रैड बड़ी अतरंगी सी हरकतें कर रहा है, यहाँ तक कि उसके हाव भाव बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। वो जेन और एना के रिलेशनशिप के बारे में अजीबोगरीब सवाल करता है। जेन को ब्रैड की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो उसके मैक्सिमम सवालों को इग्नोर कर देता और अब तो देखते ही देखते ब्रैड ने स्मोकिंग के साथ ड्रिंक भी करना शुरू कर दिया था। उसकी इस तरह की हरकतों को
देखकर जेन गुस्सा होने लगता है और वो ब्रैड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन ब्रैड बड़ा ही अजीब आदमी था, वो जाते जाते भी जेन को चिढ़ाते हुए उस पर हंस रहा था। एना को भी ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लगा। ब्रैड के जाते ही एना जेन से टेंट में चलने के लिए कहती है, लेकिन वो बहुत बेचैन है कि कहीं ब्रैड फिर से उसे परेशान करने के लिए वहाँ न आ जाए। ऐसे लोग बहुत बुरे होते हैं, हमें इनसे बचकर रहना चाहिए। इतनी जल्दी किसी पर भी विश्वास आखिर ऐसे तुम कैसे कर सकती हो। एना जेन को सॉरी बोलते हुए उसे समझाते हुए वापस टेंट में लेकर आ जाती है। अब सुबह होते ही एना और जेन एक बार फिर से अपनी कैंपिंग शुरू कर देते हैं। आज जेन एना को बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल के पास ले जाने वाला है और ये एना के लिए अभी तक एक सरप्राइज है। रास्ते में जाते हुए जेन को बड़े से फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी डरा तो एना उससे ज्यादा डर जाएगी। इसलिए वो अपने आप को शांत रखकर लगातार आगे बढ़ता जाता है। जंगल की गहराइयों में चलते चलते काफी रात ढलने लगी है, इन्हें यही टेंट लगाना होगा। जेन टेंट लगाने की व्यवस्था करता है, तभी वो क्या देखता है कि उसके पैर की चोट लगातार बढ़ती जा रही है। एना जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और बैंडेड करती है। आज रात एना ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि बार बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके टेंट में कोई झांक रहा है। एना जेन को बताती है कि जरूर ये ब्रैड की हरकतें होंगी, वो ऐसा कर सकता है, मुझे पता है, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जेन एना को शांत करवाते हुए कहता है। सुबह होते ही एक बार फिर से ही अपने सफर को शुरू करते हैं, लेकिन आज एना को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आगे चलते ही रास्ते में इन्हें एक हिरन की बॉडी मिलती है जिसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। जेन एना को ये सब देखने के लिए मना करता है, तुम बस मेरे साथ चलती जाओ, ये तो जंगल है, यहाँ ये सब कुछ होना आम बात है। वो आगे बढ़ता है जहाँ उसे बेरीज मिलती है, बहुत खुश हो जाता है। वो एना को कुछ बेरीज तोड़कर खिलाता है। तुम्हें पता है मैं हमेशा यहाँ पर आकर ये बचपन में खाया करता था, यहाँ तक कि मैं और मेरे दोस्त बहुत सारी बेरीज को भरकर घर भी साथ लेकर जाते थे। एना भी खुश है। तभी जेन कहता है हम बस पहुँचने ही वाले हैं। वो जल्दी ही एक टीले पर पहुँचता है, लेकिन ये क्या, चारों तरफ देखने पर वाटरफॉल कहीं नजर नहीं आ रहा था। जेन परेशान हो जाता है, मुझे याद है बिल्कुल यही रास्ता था, आखिर वो वाटरफॉल कहाँ गया। जाहिर बात थी कि जेन अपना रास्ता भटक चुका था। तभी एना कहती है तुम लास्ट टाइम यहाँ पर कब आए थे? मैं अपने स्कूल टाइम में आया था। ये सुनकर तो एना हैरान रह जाती है। जेन को भी समझ आ चुका है कि वो रास्ता भटक गया है। इस वक्त पर उसे सबसे ज्यादा जरूरत मैप की है। बिना मैप के आखिर वो किस ओर जाए उन्हें खुद भी नहीं पता। उसे इस बात का बहुत रिग्रेट है कि आखिर उसने रेंजर से मैप क्यों नहीं लिया। तभी एना जल्दी से अपना बैग चेक करती है और फोन ढूंढने लगती है ताकि वो किसी को कॉल करके मदद ले सके। जेन मेरा फोन कहाँ है? बैग में कहीं नहीं मिल रहा। जेन बिल्कुल चुप है। वो दूसरी बार चिल्लाकर पूछती है। तब जेन कहता है मैंने तुम्हारा फोन गाड़ी में ही रख दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम साथ अपना फोन लेकर आओगी तो तुम उसी में व्यस्त रहोगी। जेन की इस हरकत पर एना बहुत नाराज होती है। एना चिल्लाते हुए कहती है मुझे कोई वाटरफॉल नहीं देखना, मुझे बस घर जाना है। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे इस वाटरफॉल के पास लाने की? तुम्हें पता नहीं हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी जेन भी परेशान होते हुए कहता है ये वाटरफॉल मेरी सबसे फेवरेट जगह थी और मैं तुम्हें यहाँ लाकर शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, तुम्हें रिंग पहनाना चाहता था। एना बिल्कुल चुप है। उसे परेशान देख जेन कहता है मैं कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। दोनों परेशान होकर वहीं बैठ जाते हैं। तभी एना को रियलाइज होता है कि शायद उसने जेन पर कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया। वो उससे सॉरी कहती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं हम दोनों को किसी भी हाल में खतरे में नहीं देखना चाहती। तभी जेन कहता है शाम हो रही है, हमें यहीं रुकना होगा। टेंट के अंदर जाते ही दोनों तुरंत सो जाते हैं क्योंकि दोनों आज बहुत थके हुए हैं। रात को इनके टेंट के बाहर किसी जानवर की बड़ी सी परछाई को हम देखते हैं जो कि इनके टेंट में लगातार घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो घुस नहीं पाता। और अब सुबह हो चुकी थी। जैसे ही एना टेंट के बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि उनका बाहर रखा सारा खाना खत्म हो चुका है। वो हैरानी से जेन को बाहर बुलाती है। वो एना को इस तरह से परेशान देखकर उसे कहता है ये किसी छोटे जानवर का काम होगा, इसमें घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। मैं आज ही कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा और जल्दी हम अपनी कार तक पहुँच जाएंगे। एना को कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसका मन बहुत घबरा रहा है। हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, रास्ता ढूंढना होगा। अब एना जंगल में आगे लीड करती है और जेन उसके पीछे चल रहा है। अब तो उनके पास पानी भी बहुत थोड़ा बचा है और आसपास पीने का कोई पानी नजर नहीं आ रहा। रास्ता पूरी तरह वीरान है, दूर दूर तक किसी के होने की कोई आहट नहीं। तभी आगे चलते हुए एना को एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है जिसे देखते ही एना समझ जाती है कि जरूर ये किसी भालू के बैठने की जगह होगी। ये देखते ही एना भालू के होने का संकेत जेन को बताती है, लेकिन जेन इस बात से तुरंत इनकार कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये तुम्हारा वहम है। लेकिन मन ही मन वो जानता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है क्योंकि ट्रिप
के दौरान उसने रास्ते में भालू के पैरों के निशान देखे थे, पर वो ये सब कुछ बताकर ऐना को परेशान नहीं करना चाहता। आज का दिन भी पूरा चलते चलते ही बीत गया, लेकिन मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही। रात होने को है और अब ये रुकने का फैसला करते हैं। अब जेन ऐना को रिंग देता है, लेकिन ऐना रिंग लेने से साफ मना कर देती है। जेन के जिद करने पर ऐना कहती है, जब हम सही सलामत यहाँ से घर वापस पहुँच जाएंगे तब मैं तुम्हारे हाथों से ये रिंग पहनूंगी। दोनों के बीच बातों का सिलसिला जारी है, तभी इन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। कोई जानवर होगा। ये कहते ही दोनों टेंट में भागते हैं, क्योंकि ऐसे में उनका बाहर रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पूरी रात बीत गई और जैसे ही सुबह हुई, जेन बाहर निकला तो उसने क्या देखा, उसके सामने खड़ा एक बड़ा सा भालू एक मरे हुए जानवर को खा रहा है। ये देखते ही जेन इशारे से ऐना को जगाता है, क्योंकि अगर कोई भी हलचल हुई तो ये दोनों मारे जाएंगे। ऐना घबराने लगती है, इसलिए वो उसके साथ चुपचाप टेंट में ही बैठ जाता है। थोड़ी देर बीत जाने पर फिर से जब वो टेंट को खोलता है, जेन देखता है कि वो भालू अब भी वहीं है। इतने में ही ऐना अपना स्प्रे निकालने लगती है, लेकिन भालू ने अब तक इन्हें नहीं देखा। ऐना के स्प्रे निकालते वक्त हलचल हो जाती है और अब भालू ने इन्हें देख लिया था। अब वो जल्द ही टेंट को चीरकर अंदर घुस जाता है। वो भालू सबसे पहले ऐना के हाथों पर अटैक करता है, क्योंकि वो उसी हाथ से उस पर स्प्रे कर रही थी। भालू ऐना को खींच रहा था। जेन को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, इसलिए वो उसे बचाने के लिए ऐना के सामने आ जाता है और अब भालू ऐना को छोड़ जेन को पकड़ लेता है। जेन भालू से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर वो उसके सामने कहाँ ही टिक पाएगा। भालू जेन के पैरों को पूरी तरह से जख्मी कर देता है। जेन को बचाने के लिए ऐना भालू की आंखों में स्प्रे करती है, जिससे वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। भालू के जाते ही ऐना जल्दी से एक कपड़े को निकालती है और जेन के पैरों में बांधते हुए खून को रोकने की कोशिश करती है। जेन ऐना से चिल्लाते हुए कहता है, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। तभी वो क्या देखता है कि उसके दोनों पैर तो जख्मी हैं। मैं कैसे भागूंगा, मैं तो मरने वाला हूँ। उसकी ये बातें सुनकर ऐना उसे हिम्मत देते हुए कहती है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम दोनों यहाँ से साथ निकलेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। और इससे पहले कि वो जेन को सहारा देकर खड़ा कर पाती, भालू एक बार फिर से वहाँ आ जाता है और दोबारा जेन पर हमला करता है। वो भालू जेन को अपने साथ खींचता हुआ ले जा रहा था और ऐना की आंखों के सामने उसका चीर फाड़ कर रहा था। जेन में अब भी जितनी जान बची थी, वो ऐना से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने के लिए कह रहा था, तुम मेरी मौत को जाया मत होने देना, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। ऐना किसी भी हाल में जेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर वो अभी यहाँ से नहीं भागी तो जेन की मौत उसके लिए जाया चली जाएगी। इतना सोचते ही वो पूरा जोर लगाकर वहाँ से भागती है। ऐना तब तक भागती रही जब तक उसके अंदर जान थी, कि तभी अचानक से उसका पैर एक टूटी हुई टहनी से टकराया और वो वहीं धड़ाम कर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसके हाथों में जेन की दी हुई रिंग थी। उसने झट से रिंग को अपनी उंगली में पहन लिया। तभी अचानक से उसे फिर से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो खुद को बचाने के लिए जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गई, क्योंकि बचपन में उसने किताबों में पढ़ा है कि भालू अपने वजन के कारण पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते। पूरी रात वो पेड़ पर ही सोती रही। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसकी आंखों के सामने से एक प्लेन गुजर रहा था। उसने प्लेन तक अपनी आवाज पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। उसे जल्दी से सफर शुरू करना होगा, रास्ता ढूंढना होगा। ये सोचते ही वो फिर से भागने लगी। आगे जाने पर उसे एक साफ पानी का तालाब मिलता है। वो वहाँ रुककर पानी पीती है और बेरीज को खाती है। तभी एक बार फिर से उसे दूर से आता हुआ वही भालू दिखाई देता है। उसे देख वो फिर से भागने लगती है और एक वाटरफॉल के पास आकर रुकती है। ये जेन का फेवरेट वही वाटरफॉल है जो हमेशा से वो ऐना को दिखाना चाहता था, लेकिन आज ऐना जेन के बिना वहाँ पहुँची है। ऐना को पता है कि वो बहुत दूर तक भालू से बचकर नहीं भाग पाएगी, उसे भालू को मारना होगा। तभी वो एक प्लान बनाती है कि वो एक विसल बजाएगी, जिसकी आवाज सुनकर भालू दौड़ता हुआ आएगा और वो सीधा जाकर झरने में गिर जाएगा और मौका पाते ही वो पत्थर से लटक जाएगी। लेकिन वहाँ पर तो बहुत फिसलन थी और इससे पहले कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाती, वो धड़ाम कर वहीं गिर जाती है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। उसे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन अब भी उसकी जान बाकी है, इसलिए बिना हिम्मत हारे उसने जल्दी से अपने पैरों में लकड़ी के खपचे बांध लिए और अब देखते ही देखते रात भी हो गई है। वो भालू से छुपकर अब भी वहीं बैठी है। ये रात वो रुकना नहीं चाहती, क्योंकि अगर अभी उसने रास्ता नहीं ढूंढा तो वो जल्दी ही भालू का शिकार बन जाएगी। इसलिए पत्थरों से उसने मशाल जलाई और रात को जंगल में आगे बढ़ती रही। चलते चलते पूरी रात बीत चुकी थी, सुबह होने को थी और इस वक्त ऐना के पैर बिल्कुल जवाब दे चुके थे। उसके होंठ पूरी तरह से सूख चुके थे और शरीर पूरा पीला पड़ चुका था। कितना भी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो धड़ाम कर वहीं गिर जाती है। जब उसकी आंख खुली तो सामने एक हिरन खड़ा था, जिसे देख वो थोड़ा सा मुस्कुराई, क्योंकि हिरन ज्यादा घने जंगलों में नहीं रहते, यानी कि वो भालू के एरिया से
से बाहर आ चुकी है। और कहीं न कहीं उसका ये सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि पूरी रात चलकर उसने घने जंगल को पार कर लिया था। अब कुछ ही कदम और आगे चलने पर उसे अपनी वही नाव दिखाई देती है जिसमें वो जेन के साथ बैठकर यहाँ आई थी। उसने जैसे तैसे कर अपने पैरों को कश्ती में उतारा और फिर नाव के सहारे दूसरे किनारे पर बढ़ चली। किनारे पर पहुँचते ही जैसे ही वो नाव से उतरी, धड़ाम कर वहीं गिर गई। उसकी आंखें और कान तो खुले थे, लेकिन शरीर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। वो क्या देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो कि टूरिस्ट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहा है। आदमी ने जैसे ही एना को इस हालत में देखा, वो उसकी तरफ भागता हुआ आया और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्रैड था, जो कि उसे कैंपिंग की शुरुआत में मिला था। एना के पास आते ही ब्रैड उसे तुरंत उठाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी यही सिखाती है कि हमें ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। कभी कभी हर छोटी से छोटी चीज हमारे काम आ सकती है, क्योंकि अगर उस दिन जेन रेंजर की बात को सुन लेता और उससे मैप ले लेता तो शायद इस मूवी की कहानी कुछ और ही होती। जेन अब भी एमा के साथ होता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।